नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लक्ष्मण तोमर मैथ क्लासेस में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सांख्यिकी चैप्टर के अंतर्गत किस किस प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं। और ये एक नया चैप्टर है जिसका हम पार्ट 1 अपलोड करने जा रहे हैं यहाँ पे। और पीछे जो चैप्टर नंबर हमने प्रायिकता का जो करवाया था, जिसमें हम 3 वीडियो अपलोड कर चुके हैं, पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2 और पार्ट नंबर 3। उम्मीद है सभी को सभी क्वेश्चन और सभी प्रकार की थ्योरी अच्छी तरह से क्लियर हुई होगी। और इसी के साथ में हमने यहाँ पे एक नया चैप्टर जोड़ा है सांख्यिकी। प्रायिकता अभी खत्म नहीं हुआ, प्रायिकता का जो चैप्टर अभी चल रहा है उसकी प्रैक्टिस और करवाई जाएगी, लेकिन एक नया चैप्टर और जोड़ देते हैं साथ में ही, ताकि साथ साथ में अन्य चैप्टर भी क्लियर होते चले। तो अगर सभी को वीडियो पसंद आ रही है, चाहे वो प्रायिकता की हो चाहे बहुपद की हो, तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में, और कमेंट किया करें कि कितना टॉपिक क्लियर हो रहा है, कितना टॉपिक क्लियर नहीं हो रहा है। इसी के साथ में हम लोग आज पढ़ेंगे सांख्यिकी क्या होता है। तो सबसे पहला प्रश्न ये उठता है कि सांख्यिकी होता क्या है। यहाँ पे जो सांख्यिकी शब्द आया है, जो सांख्यिकी शब्द आया हुआ है, ये शब्द जर्मन भाषा या लैटिन भाषा या इटालियन भाषा, मतलब ये जो 3 प्रकार की भाषाएं यहाँ पे आ रही हैं कौन कौन सी? जर्मन भाषा, लैटिन भाषा और इटालियन भाषा। इन सभी भाषाओं से लिया गया है। और इन सभी भाषाओं का वो कौन सा शब्द है? वो शब्द है हमारा स्टेटिस्टिक। स्टेटिस्टिक जिसका अर्थ क्या होता है, यहाँ पे जो सांख्यिकी शब्द है वो जर्मन भाषा, लैटिन भाषा या इटालियन भाषा के स्टेटिस्टिक शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है संख्याओं का शास्त्र। संख्याओं का शास्त्र मतलब इस पूरे चैप्टर के अंतर्गत हम लोग संख्याओं के या आंकड़ों के बारे में पढ़ेंगे। मतलब पूरे चैप्टर में एक शब्द बोल दिया गया संख्याओं का शास्त्र, मतलब इस चैप्टर के अंतर्गत हम लोग संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे या फिर आंकड़ों के बारे में पढ़ेंगे। अब बात आई कि सांख्यिकी का यूज कहाँ कहाँ होता है। जैसे इस शब्द का अर्थ तो सभी को स्पष्ट हो गया होगा कि स्टेटिस्टिक का अर्थ होता है संख्याओं का शास्त्र। मतलब इस पूरे चैप्टर के अंतर्गत हम लोग क्या पढ़ेंगे? संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे, आंकड़ों के बारे में पढ़ेंगे। तो सांख्यिकी शब्द का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है या सांख्यिकी का यूज क्या है, तो हम बता दें कि चाहे वो किसी भी देश के बारे में हो, किसी भी घर के बारे में हो, किसी स्कूल या किसी संस्था के बारे में बात कही जाए। जैसे यहाँ पे हम कह देते हैं कि किसी घर का बजट बनाने में कहा जाए, अगर हम लोग देखें तो घरों में सभी व्यक्ति जो अपने दैनिक जीवन का खर्च होता है, जैसे एक दिन का खर्च कितना है या फिर एक महीने का खर्च कितना हो सकता है, उसका एक बजट बना लेते हैं। और जो बजट बनता है वो किसके अंतर्गत बनता है? सांख्यिकी के अंतर्गत। ऐसे ही अगर हम लोग दूसरी बात यहाँ पे करें तो जो देश की अर्थव्यवस्था है, क्या है भी? अर्थव्यवस्था जो इकोनॉमिक्स होती है, उस अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में भी किसका प्रयोग होता है? सांख्यिकी का प्रयोग किया जाता है। मतलब किस राज्य के लिए कितना पैसा खर्च होगा, कोई भी कहीं पे टेम्पल बन रहा है या फिर जो वहां पे मूर्तियां बन रही उनके लिए कितना पैसा खर्च हो रहा है, या फिर देश का जो बजट बन रहा है वो भी किसके द्वारा बनता है? सांख्यिकी के द्वारा ही बनता है। अब बात आई कि और क्या और कहाँ पे इसका यूज होता है, तो हमने यहाँ पे कहा कि राज्य प्रशासन जो होता है, मतलब राज्य का जो शासन होता है, राज्य के प्रशासन में इसका यूज होता है। मतलब राज्य में कितना और कहाँ पे कितना पैसा खर्च हुआ है उसका बजट बनाया जाता है। और ऐसे ही शिक्षण संस्थाओं में मतलब जो शिक्षण संस्थाएं होती हैं वहां पर भी किसका प्रयोग करते हैं? सांख्यिकी का प्रयोग करते हैं। चाहे वो कोई विद्यालय हो, चाहे कोई भी कोचिंग सेंटर हो, या फिर किसी की भी बात हो, वहां पे किसका प्रयोग होता है? सांख्यिकी का। और अपने दैनिक जीवन में भी किसका प्रयोग होता है? सांख्यिकी का। उम्मीद है सब लोग समझ रहे होंगे कि सांख्यिकी क्या है और सांख्यिकी का अर्थ या फिर सांख्यिकी का उपयोग कहाँ किया जाता है। तो सांख्यिकी शब्द जो आया हुआ है वो कहाँ से लिया गया? जर्मन भाषा, लैटिन भाषा और इटालियन भाषा के कौन से शब्द से? स्टेटिस्टिक शब्द से, जिसका अर्थ क्या होता है? संख्याओं का शास्त्र, या फिर यहाँ पे एक वर्ड और बोल सकते हैं, संख्याओं की सारणी। संख्याओं की सारणी मतलब इस पूरे चैप्टर के अंतर्गत हम लोग संख्याओं की टेबल जो होगी, सारणी जो होगी, उसके बारे में पढ़ेंगे।
अब इसका यूज कहाँ कहाँ होता है, किसी घर का बजट बनाने में या फिर जो दैनिक खर्च होता है उसके बारे में, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में, राज्य प्रशासन के क्षेत्र में, शिक्षण संस्थाओं में या फिर दैनिक जीवन में भी किसका प्रयोग होता है, सांख्यिकी का प्रयोग किया जाता है। उम्मीद है सभी को सांख्यिकी का अर्थ स्पष्ट हो रहा होगा अच्छी तरह से, और सभी लोग नोट करें और बताते चले, साथ में कमेंट करते चले कि टॉपिक क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा। अभी तो स्टार्टिंग है, स्टार्टिंग में केवल थ्योरी की बात होगी और इसके बाद में हम लोग फार्मूलों की ओर चलेंगे और उसके साथ में जैसे ही फार्मूले आएंगे आप सभी लोग समझ जाएंगे किस टाइप से क्वेश्चन किया जाएगा। पहले इतना नोट करें फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब इसी के साथ में हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि सांख्यिकी के अंतर्गत केंद्रीय प्रवृत्ति क्या होती है। मतलब पीछे हमने पढ़ा कि सांख्यिकी शब्द क्या होता है, इसका अर्थ क्या होता है, इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है। यहाँ पे अब हम लोग आगे बढ़ेंगे कि उसका यूज किन किन टाइप से कहाँ कहाँ पे किया जाता है। तो केंद्रीय प्रवृत्ति क्या होती है, सबसे पहले समझ लें कि सांख्यिकी के अंतर्गत 3 प्रकार की केंद्रीय प्रवृत्ति जो होती है वो कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की पाई जाती है। केंद्रीय प्रवृत्ति 3 प्रकार की होती है। अब देखते हैं कि वो 3 प्रकार कौन कौन से हैं, वो 3 प्रकार हमारे कौन कौन से हैं जो केंद्रीय प्रवृत्ति के अंतर्गत शामिल हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले बता दें कि ये तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं और इस पूरे सांख्यिकी चैप्टर में, चाहे वो कोई भी क्लास हो, चाहे 9th हो चाहे 10th हो या फिर फर्स्ट ईयर 12th क्लास में सांख्यिकी चैप्टर नहीं, इतना बता दे सभी को, पर फर्स्ट ईयर तक सांख्यिकी चैप्टर का महत्व बहुत ही ज्यादा है। तो यहाँ पे देखते हैं कि केंद्रीय प्रवृत्ति 3 प्रकार की होती है। एक होता है समांतर माध्य, क्या होता है, समांतर माध्य, अर्थात इसको हम लोग बोलते हैं अर्थमेटिक मीन, अर्थमेटिक मीन। अब साथ में इंग्लिश भी याद करते चले ताकि बाई चांस अगर कभी इंग्लिश में पूछा जाए तो बता सके कि अर्थमेटिक मीन क्या होता है। और दूसरा जो पॉइंट होता है वो क्या है अभी, माध्यिका। दूसरा पॉइंट क्या है, माध्यिका, मतलब इसको हम लोग बोलते हैं मीडियन, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मीडियन बोलते हैं, माध्यिका बोलते हैं। और तीसरा पॉइंट होता है बहुलक, तीसरा पॉइंट क्या होता है, बहुलक, इसको हम लोग बोलते हैं मॉड, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मॉड। और सभी लोग यहीं पे समझ ले ध्यान से अच्छी तरीके से कि समांतर माध्य, माध्यिका और बहुलक का ही यूज किसके अंदर होता है, केंद्रीय प्रवृत्ति के अंदर। अब इनका जो डिटेल है वो कहाँ होगा उसके बाद में हम समझाएं, पहले इतना नोट कर ले सभी लोग और ध्यान रखें कि केंद्रीय प्रवृत्ति कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की। साथ में वीडियो को शेयर करते चलें ताकि अधिक से अधिक लोग वीडियो को देखें और समझें कि सांख्यिकी क्या होता है, केंद्रीय प्रवृत्ति क्या होती है। अब देखिए यहाँ पे कि इनके बीच में जो मतलब आया हुआ है समांतर माध्य है, माध्यिका है, बहुलक, इनके बीच एक रिलेशन होता है। क्या रिलेशन होता है इनका, हम कह सकते हैं कि रिलेशन बिटवीन वैसे यहाँ बिटवीन वर्ड का प्रयोग नहीं करना चाहिए क्योंकि यहाँ पे 3 चीजें आ रही, इसलिए अमम का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम लिख देते हैं रिलेशन बिटवीन मीन कमा मीडियन एंड मॉड। मतलब क्या है कि बहुलक, माध्यिका और समांतर माध्य में संबंध या फिर माध्य, माध्यिका और बहुलक में संबंध। तो फार्मूला होता है मॉड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, याद कर ले भाई, मॉड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। मतलब क्या है भाई, याद कर ले हिंदी में सभी लोग अपना कि बहुलक बराबर 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य। मतलब अगर किसी भी प्रश्न में हमें माध्यिका और माध्य पता है तो हम उसका बहुलक निकाल सकते हैं। अभी हमने स्टार्टिंग की है, संबंध पहले बताया क्योंकि इनके बीच का जो रिलेशन है वो बाद में लागू होगा, अभी तो किसी ने सीखा ही नहीं कि समांतर माध्य है क्या, तो इसके बाद में हम बताने वाले हैं। तो पहले याद कर लें कि बहुलक, माध्यिका और माध्य में संबंध, ये 10th क्लास में बोर्ड परीक्षा में ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछा जाता है कि बहुलक, माध्यिका और माध्य में क्या संबंध है। तो ये जो चैप्टर है वो 10th क्लास और 9th क्लास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और बाकी ये बेसिक चैप्टर रहेगा फर्स्ट ईयर के लिए बेसिक, क्योंकि फर्स्ट ईयर में लेवल ही अलग हो जाता है उसका।
तो बहुलक बराबर 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य। अब यहाँ बात करते हैं कि समांतर माध्य होता क्या और माध्यिका क्या होती है। तो आज का अपना टॉपिक रहेगा, मेन टॉपिक रहेगा समांतर माध्य, क्योंकि तीनों टॉपिक आज खत्म नहीं हो पाएंगे। पहले इतना नोट करें, फिर हम आगे बताते हैं आगे कहाँ तक ये अपना जाएगा। तो इसी के साथ में हम लोग आगे बढ़ते हैं। समांतर माध्य क्या होता है ये देखेंगे। जैसा कि पीछे हमने बताया कि सांख्यिकी के अंतर्गत 3 प्रकार की केंद्रीय प्रवृत्तियां होती हैं। कौन कौन सी? समांतर माध्य, माध्यिका और बहुलक। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और पढ़ेंगे समांतर माध्य क्या होता है। तो पहले देखते हैं यहाँ पे कि अगर हम यहाँ पे कहें कि माना कुछ अवर्गीकृत आंकड़े, अवर्गीकृत, यहां भी यह समझ लें कि अवर्गीकृत आंकड़ों का तात्पर्य क्या है। अवर्गीकृत आंकड़े x1, x2, x3 डॉट डॉट xn है। अब यहाँ पे एक वर्ड आया है आंकड़े, तो सभी लोग समझ लें कि आंकड़ों का अर्थ क्या होता है, आंकड़े क्या होते हैं, डेटा क्या होता है। यहाँ पे समझें, जैसे हम यहाँ पे कह दें कि किसी भी कक्षा में विद्यार्थी, अगर यहाँ पे हम एक वर्ड बोले विद्यार्थी, तो इसका अभी कोई अर्थ नहीं, केवल विद्यार्थी ही है, लेकिन बोल दे 45 विद्यार्थी, तो यहाँ पे अर्थ हुआ कि ये क्या है, आंकड़े हैं। मतलब जब भी किसी शब्द के साथ में कोई नंबर जुड़ा है, जब भी किसी शब्द के साथ में क्या जुड़ा है, नंबर जुड़ा हुआ है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आंकड़े कहते हैं। अब बात यहाँ पे करते हैं कि जैसे हमने बोला 15, अब इस 15 का क्या अर्थ है, 15 का अर्थ क्या है ये समझे। तो 15 हमने कहा 15 शिक्षक, तो यहाँ पे अगर किसी भी न्यूमरल के साथ में, किसी भी अंक के साथ में कोई विशेष शब्द जुड़ा है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, आंकड़े बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग उसे, आंकड़े बोलते हैं। जैसे यहाँ पे हम कह देते हैं 25, तो 25 का कोई अर्थ नहीं, लेकिन अगर बोले 25 किताबें, तो उसका एक अर्थ है कि 25 क्या है, किताबें हैं। तो यहाँ पे बात करते हैं हम लोग कि ये सब क्या होते हैं, आंकड़े होते हैं। अवर्गीकृत का मतलब होता है अगर सिंगल फॉर्म में आंकड़े दिए, अकेले आंकड़े, जैसे ऐसे नहीं दिए हैं 10 से 15, 15 से 20, ये क्या होते हैं, वर्गीकृत होते हैं। कैसे होते हैं, वर्गीकृत होते हैं। तो अगर बात हो रही है कैसे आंकड़ों की, अवर्गीकृत की, तो मतलब वो सिंगल आंकड़े दिए हैं, तो हमें कुछ आंकड़े दिए गए हैं और हम लोग बात करते हैं उनका हमें क्या निकालना है, समांतर माध्य निकालना है। यहाँ बात करते हैं लोग समांतर माध्य कैसे निकाले। तो ध्यान रखिए सभी लोग कि हम यहाँ पे कहते हैं कि कुछ आंकड़े दिए हैं x1, x2, x3 डॉट डॉट कहां तक, xn तक, और हमसे कहा गया कि इनका समांतर माध्य, तो हम कहेंगे तब इनका समांतर माध्य, इनका समांतर माध्य x बार होगा। यहाँ पे जो हमने वर्ड बोला x बार, मतलब x के ऊपर एक चिन्ह लगा है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, बार होता है। अब बात करते हैं कि समांतर माध्य क्या होगा। तो फॉर्मूला याद करते हैं इसका, समांतर माध्य बराबर, याद कर ले सभी लोग, आंकड़ों का योग, आंकड़ों का योग बटे में आंकड़ों की संख्या, आंकड़ों की संख्या। अब बात आई यहाँ पे कि जो समांतर माध्य उसको हमने क्या बोला था, x बार बोला था, और आंकड़ों का योग, इसका मतलब है कि x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस डॉट डॉट प्लस में xn, मतलब जितने भी पद दिए, चाहे वो 100 पद हो, चाहे 200, चाहे n पद हो, और उसके बटे में हम लोग क्या लिख देंगे भी, n, मतलब आंकड़ों की संख्या कितनी है, n, मतलब आंकड़े कितने हैं, n। अब समझे, ये तो हो गया समांतर माध्य का एक सूत्र कि अगर कभी भी हमें इस प्रकार के आंकड़े दिए हैं तो हम क्या करेंगे, अवर्गीकृत अगर आंकड़े हैं तो उनको हम लोग जोड़ लेंगे और बटे में जितने नंबर है उससे हम लोग क्या कर देंगे, भाग। अब बात आई कि इसको हम शॉर्टकट में कैसे लिखेंगे, मतलब शॉर्ट ट्रिक के रूप में। तो इसका मतलब होता है जब भी कभी नंबर दिए गए हैं और काफी पदों का योगफल है, उसको बोलते हैं सिग्मा, ये सिग्मा का चिन्ह है, यक्स आई बटे में n। अब समझे कि सिग्मा यक्स आई का मतलब क्या है, यक्स आई का मतलब होता है चाहे कोई भी पद हो, आई के स्थान पे 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, और 3 या फिर 4 कुछ भी हो सकता है। और सिग्मा का अर्थ क्या होता है, जहां, समझ ले सभी लोग, जहां सिग्मा क्या है, जहां सिग्मा बराबर है पदों का योग, पदों का योग,
उम्मीद है सभी को बात समझ में आ रही होगी कि समांतर माध्य क्या होता है, समांतर माध्य क्या होता है और उनको कैसे निकाला जाएगा। सभी लोग समझ गए होंगे अच्छी तरीके से कि कुछ अगर आंकड़े दिए हैं और उनका समांतर माध्य क्या है, x बार है, तो समांतर माध्य का फॉर्मूला होगा आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। तो सभी आंकड़ों को जोड़ लेंगे, उनके नंबर से हम लोग कर देंगे डिवाइड, और ये क्या हो जाएगा x बार बराबर सिग्मा यक्स आई बटे में एन, ये हो जाएगा हमारा समांतर माध्य का सूत्र। जबकि आंकड़े कैसे होने चाहिए, अवर्गीकृत होने चाहिए। तो सभी लोग अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करें और शेयर करते रहें अपने दोस्तों के साथ में अच्छी तरीके से, और नोट करें। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगर इस टाइप का कोई प्रश्न आ रहा है तो उसको कैसे सॉल्व किया जाएगा, नोट करें। अभी भी हम लोग आगे बढ़ते हैं और एग्जाम्पल की बात करते हैं कि अगर कभी भी हमें आंकड़े दिए गए हैं और पूछा जाता है कि उनका हमें क्या निकालना है, समांतर माध्य। जैसे हमें यहाँ पे आंकड़े दिए हैं 12, 15, 19, 54, -28, 27, 50 और 16, और इनका हमें क्या निकालना है, समांतर माध्य। तो अभी अभी हमने एक फार्मूला बताया समांतर माध्य का कि समांतर माध्य बराबर क्या था, आंकड़ों का योग और बटे में आंकड़ों की संख्या, इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि समांतर माध्य बराबर आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। अब यहाँ पे x बार बराबर आंकड़े जो दिए उनको लिख लेते हैं 12 प्लस 15 प्लस 19 प्लस 54 माइनस का 28 प्लस का 27 और प्लस का क्या हो जाएगा 50, और बटे में लिख देंगे कितने नंबर, ये काउंट कर ले पहले, 1 2 3 4 5 6 7 8, और साथ में यहाँ 16 भी दिया है तो प्लस में 16, और बटे में नंबर कितने लिखते हैं हम लोग यहाँ पे 8, मतलब नंबर हमें कितने दिए गए, 8 नंबर दिए। अब करना क्या है कि सभी आंकड़ों को पहले जोड़ लेना है, जो नंबर प्लस के उनको पहले जोड़ लेंगे और बचे हुए नंबर को हम लोग फिर घटा देंगे। यहाँ देखते हैं कि प्लस वाला इसको छोड़ के बाकी सब प्लस वाले हैं, तो सबको जोड़ते हैं। यहाँ पे 6 और 7 13, 13 4 17, 17 9 26, 26 5 31, और 31 2 कितना हो जाएगा 33 का 3, कैरी कितना आया 3, और 3 और 1 4, 4 5 9, 9 2 11, 11 5 16, 16 1 17, 1 18, 1 19, मतलब 193, और माइनस में कितना है 28, और बटे में कितना हो जाएगा 8। तो ये x बार के बराबर क्या आ गया 193, और माइनस में कितना 28, इसको माइनस करेंगे तो यहाँ से कैरी लेंगे हम लोग, कितना हो जाएगा 13, 13 में से 8 गया 5, अब यहाँ बचेगा 8, 8 में 2 गया 6, मतलब 165, और बटे में कितना 8, 8 से डिवाइड करेंगे 8 एकम 8, 8 दूनी 16। अब 8 का भाग किसमें देंगे, 5 में जाएगा नहीं तो पहले लगाएंगे यहाँ पे 0 पॉइंट, ये हो जाएगा हमारा 50, मतलब 8 6 48, कितनी बार जाएगा 6 बार जाएगा, बचेगा 2, 8 दूनी 16, तो यहाँ हो जाएगा हमारा कितना 16, मतलब 20 में 16 गया 4, 40, 8 पंचे 40, यहाँ बचेगा हमारा जो आंसर आ गया है एक तरीके से 20.625, ये हो गया इन आंकड़ों का समांतर माध्य। उम्मीद है सभी को अच्छी तरीके से समांतर माध्य का टॉपिक क्लियर हो रहा होगा कि अगर आंकड़े सिंप्लीफिकेशन के रूप में, मतलब कहा जाए अगर अवर्गीकृत आंकड़े दिए गए हैं तो उनका समांतर माध्य निकालने की विधि क्या होगी, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। अगर किसी को भी समस्या लग रही है तो कमेंट करें, दोबारा रिपीट करेंगे एक बार अगर दिक्कत लग रही तो। और भी अभी क्वेश्चन करवा रहे हैं, अभी स्टार्टिंग हुई है, प्रैक्टिस के लिए काफी क्वेश्चन आते रहेंगे अभी, तो सभी लोग नोट करें फिर आगे बढ़ते हैं। और ऐसे हम लोग और भी एग्जांपल के साथ में आगे बढ़ते हैं। जैसा कि अगला प्रश्न दिया हुआ है, 1 से 9 तक की प्राकृत संख्याओं का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। मतलब जो 1 से 9 तक के प्रश्न आ रहे हैं, 1 से 9 तक के जो नंबर आ रहे हैं, अब आगे हम लोग पढ़ेंगे एग्जांपल। लाइट की वजह से थोड़ी समस्या हो गई, इसलिए हम लोग वीडियो रोक के थोड़ी देर बाद के चला रहे हैं यहाँ पे। और अब आगे हम लोग एग्जांपल को सॉल्व करेंगे, जो हमने समांतर माध्य के लिए एग्जांपल दे रखे हैं, और उसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे कि अगर बाई चांस कोई तालिका दी गई है, टेबल दी गई है, तो उनको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, समांतर माध्य कैसे याद करेंगे। अब जैसे यहाँ पे दिया गया है
1 से 9 तक की प्राकृत संख्याओं का समांतर माध्य। अब जैसा लिखा 1 से 9 तक की संख्याओं का, पहले तो 1 से 9 तक के नंबर क्या होते हैं वो लिख लेंगे सब लोग, और उसके बाद समांतर माध्य का अपना सूत्र क्या होता है वो देखेंगे। समांतर माध्य का फॉर्मूला है x बार बराबर आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। तो यहाँ आंकड़े क्या है 1 से 9 तक, मतलब 1 + 2 + 3 4, और ऐसे ही हम लोग कहां तक लिखेंगे 9 तक लिखेंगे इन आंकड़ों को। तो ये हो जाएगा 9 तक, और बटे में 9, क्योंकि आंकड़े भी कितने दिए हैं 9 ही दिए गए हैं इसलिए। अब क्या करेंगे इन आंकड़ों को हम लोग जोड़ लेंगे। तो 1 से लेकर अगर 9 तक के हम लोग नंबर यहाँ पे जोड़ते हैं तो इनका योगफल कितना आएगा 45। जोड़ के देखते हैं एक बार। 9 8 17 7 24 6 30, 30 5 35 4 39, 39 3 कितना हो जाएगा 42, 42 और 3 कितना हो जाएगा 45। अब 9 से काटेंगे तो इनका समांतर माध्य कितना आ गया 5। समांतर माध्य कितना आ गया यहाँ पे 5 आ गया है। तो 1 से 9 तक की प्राकृत संख्याओं का समांतर माध्य हमने निकाला है, वो कितना निकला है 5। उम्मीद है सभी को समांतर माध्य का फॉर्मूला क्लियर हो रहा होगा। और थोड़ी देर के लिए वीडियो यहाँ पे रोकनी पड़ी थी क्योंकि लाइट चली गई थी, इसलिए हम लोग थोड़ा देर रुक के यहाँ पे फिर स्टार्ट किए हैं। तो आगे सेकंड क्वेश्चन जो हमारा दिया गया है वो भी समांतर माध्य के ऊपर, और आगे भी बहुत सारे एग्जांपल दिए जाएंगे समांतर माध्य के। यहाँ समझते हैं कि इसका यहाँ पे हम कैसे सॉल्यूशन करें। तो यहाँ पे कहा गया है क्रिकेट मैच में खिलाड़ियों के रन, मतलब कोई क्रिकेट का मैच हुआ है जहां 11 खिलाड़ी हैं और उनके रन दिए हैं क्रमशः 18 25 52 24 58 102 2 14 12 8 और 63। तो समांतर माध्य का फॉर्मूला सबको पता है कि समांतर माध्य क्या होता है, तो पढ़ा है सबने। समांतर माध्य का मतलब है आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। अब देखते हैं आंकड़े कितने, तो आंकड़े दिए 18 + 25 + 52 + 24, उसके बाद में 58 और प्लस में 102। 58 प्लस में कितना 102, और प्लस में 2 प्लस में 14 + 12 और +8 +63, और बटे में कितना रहेगा, बटे में रहेगा 11, क्योंकि खिलाड़ी भी कितने दिए हैं यहाँ पे 11। अब समांतर माध्य को हम लोग क्या बोलते हैं x बार। तो इन सभी नंबर को ऐड करेंगे हम लोग पीछे से, ये हो जाएगा हमारा 3 8 11, 11 और 2 13, 13 4 17, 17 2 19 और 2 21, 21 8 29 और 29 4 33, 2 35 और 5 40 8 48, 48 का आ जाएगा 8, कैरी आएगा यहाँ पे 4। अभी हो जाएगा 6 4 10, 10 और 11 12 और 12 5 17, 17 2 19, 19 5 24, 24 2 26 1 27 की 7, कैरी कितना आएगा 2। उसके बाद में यहाँ पे हम लोग ऐड करेंगे 2 और 1 कितना हो जाएगा 3, मतलब ये टोटल जो योगफल आ गया वो कितना आ गया 378 आ गया है। इसको 11 से काटेंगे तो 11 1 11, 11 3 33, यहाँ पे कितना बचेगा यहाँ पे 4, तो 48 हो गया, 4 बार जाएगा फिर बचेगा 4, फिर करेंगे 11 3 33 और 11 66। तो यहाँ पे समांतर माध्य आ जाएगा 34.36। उम्मीद है सभी को समांतर माध्य जो अवर्गीकृत आंकड़े हैं उनका समांतर माध्य क्लियर हो रहा होगा। 1 से 9 तक की प्राकृत संख्याओं का योगफल हमने निकाला, और समांतर माध्य जो नंबर है वो कितने हैं 9, 9 से डिवाइड कर दिया, और जो क्रिकेट मैच है उसमें 11 खिलाड़ी होते हैं तो 11 से डिवाइड कर दिया। उम्मीद है सभी को समांतर माध्य क्लियर हुआ होगा। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो सभी लोग लाइक करें, शेयर करते रहे अपने दोस्तों के साथ में, और चैनल को सब्सक्राइब करें। अब ये नोट करें और आगे हम लोग बढ़ेंगे। अगर कहीं टेबल दिए तो उनका समांतर माध्य कैसे निकाला जाए। अब टेबल के क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हम लोग समझ लेते हैं कि बारंबारता क्या होती है, क्योंकि अगर बारंबारता नहीं पता है तो आगे का टॉपिक भी कंफर्म नहीं होगा। अब यहाँ पे समझे पहले बारंबारता। जैसे हम यहाँ पे कुछ लिखते थे, कुछ आंकड़े दिए गए हमारे पास, यहाँ पे हमने लिखे आंकड़े 11 18 17 25 58 11 25 17 18 58, ये कुछ आंकड़े लिखे हमने यहाँ पे, और पूछा गया इनमें कि कोई कोई नंबर इनमें रिपीट हो रहा है, एक बार 2 बार, मतलब या फिर जितनी बार भी वो रिपीट हो रहा है उसकी बात यहाँ पे हो रही है। यहाँ हम कुछ आंकड़े बढ़ाते हैं, यहाँ पे एक बार 11 और लिख लेते हैं। अब यहाँ पूछा जाएगा कि बारंबारता क्या होती है, तो बारंबारता के नाम से पता लग रहा है बारंबारता मतलब बार बार आना। यहाँ देखते हैं कि जो नंबर सबसे छोटा नंबर कौन सा दिया 11, 11 को लिख लेते हैं। उसके बाद में क्या है 17, और उसके बाद में क्या दिया 18, उसके बाद में क्या दिया है 25, और फिर क्या दिया है 58।
अब ये देखते हैं कि ये जो नंबर दिए वो तो पद हैं, वो क्या है, पद, मतलब जो संख्याएं दिया, जो आंकड़े दिए वो पद के रूप में दिए हैं। और ये देखना है कि नंबर जो जितनी बार रिपीट हो रहा है, जो नंबर जितनी बार रिपीट हो रहा है, जितनी बार आ रहा है, उसको उसकी क्या बोलते हैं, बारंबारता कहते हैं। हमने कहा यहाँ 11 कितनी बार है, 11 आ रहा है यहाँ पे कितनी बार, 3 बार, तो 11 की बारंबारता कितनी हो गई, 3। फिर 18 या 17, 17 कितनी बार आ रहा है, 2 बार। 18 कितनी बार आ रहा है यहाँ पे, 2 बार। 25 कितनी बार आ रहा है यहाँ पे, 2 बार। और 58 कितनी बार आ रहा है यहाँ पे, 2 बार। तो हम कहेंगे कि इन सबकी बारंबारता कितनी हो गई, 2 2 हो गई। तो मतलब बारंबारता का अर्थ क्या है कि आंकड़ों में किसी अंक की, आंकड़ों में किसी अंक की जितनी बार आवृत्ति होती है, जितनी बार आवृत्ति होती है उसे उसकी बारंबारता कहते हैं, बारंबारता कहते हैं। और ध्यान रखें, बारंबारता को इसे यफ से प्रदर्शित, स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं। उम्मीद है सभी को बारंबारता क्लियर हो रही होगी कि कोई भी आंकड़ा दिया है, कोई भी नंबर दिया, वो जितनी बार रिपीट हो रहा है, जितनी बार भी रिपीट हो रहा है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बारंबारता बोलते हैं। तो यहाँ यफ जो है वो क्या होगी, बारंबारता अर्थात क्या होगी, फ्रीक्वेंसी होगी। और अगर बारंबारता का टॉपिक क्लियर हो रहा है तो आगे जो नए फॉर्मूले आने वाले टेबुलर मेथड की, वो अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएंगे। और हमने पहले भी कहा, फिर कह रहे हैं, अपना जो पहला टॉपिक है वो क्या है, समांतर माध्यिका। तो पहले समांतर माध्यिक कंफर्म करेंगे, उसके बाद के टॉपिक में हम लोग माध्यिका और बहुलक के बारे में पढ़ेंगे। तो सभी नोट कर लें, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो अब इसी के साथ में हम लोग आगे बढ़ते हैं, अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं, जिसमें हमने अब नया टॉपिक जोड़ा है, जो कि अवर्गीकृत आंकड़े ही हैं, लेकिन बारंबारता बंटन। बंटन का मतलब होता है सारणी, मतलब टेबल दी जाएगी, लिखा है अवर्गीकृत बारंबारता बंटन का माध्य ज्ञात करने की विधि। और चाहे किसी भी बुक में पढ़ लें या फिर किसी भी कोचिंग पढ़ लें, इसका फार्मूला कहीं भी प्रूफ नहीं करवाया जाता, लेकिन हम फार्मूला प्रूफ करवा रहे हैं, इसका पूरा बताएंगे कि ये पूरा जो माध्य निकलता है वो किस टाइप से निकलता है। तो समझे, यहाँ पे ध्यान से समझे, क्योंकि ये किसी बुक में नहीं मिलने वाला है, किसी भी बुक में इसका फार्मूला प्रूफ नहीं दिया जाता, चाहे तो चेक कर लें एक बार अपना। तो यहाँ पे हमने लिख दिया कि ये पद है और ये दी गई है उसकी बारंबारता, पद दिए हैं और क्या दिए, उनकी बारंबारता। अब पद क्या है और बारंबारता क्या है, उनसे हम इनका समांतर माध्य कैसे निकालेंगे। इस टाइप से टेबल दी जाएगी। वैसे टेबल में हमें केवल क्वेश्चन में 2 ही लाइन दी जाएंगी, 2 ही बॉक्स मिलेंगी, तीसरा बॉक्स हम लोगों को खुद ही बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमने कहा कि पद को हमने बोल दिया यक्स आई, पद को हमने क्या बोल दिया, यक्स आई, और बारंबारता को हमने बोल दिया एफ आई। अभी आधा देख के ना डिसाइड करें कि हमने कहीं पढ़ा है या फिर ये फॉर्मूला मिल सकता है, अभी पूरा फॉर्मूला देखें, उसके बाद देखें कि किसी बुक में मिलता है कि नहीं मिलता है। तो पद है यक्स आई, तो इसका मतलब है कि आई के स्थान पे यक्स 1 भी हो सकता है, यक्स 2 भी, यक्स 3, यक्स 4, यक्स 5, या फिर कितने भी पद हो सकते हैं यहाँ पे। तो हमने कह दिया यक्स 6 तक लिख लिया। और ऐसे इनकी बारंबारता फ्रीक्वेंसी एफ आई के स्थान पे F1, F2, या फिर F3, या फिर F4, F5 और F6, ये बारंबारता। तो हम लोगों को इनका निकालना है क्या भाई, समांतर माध्य। बहुत ध्यान से समझे भाई कि जब भी कभी समांतर माध्य निकालना है तो उसके लिए जो पद दिए हैं और जो बारंबारता दी, उनका हम करेंगे गुणा। मतलब एफ आई गुणे में यक्स आई, मतलब एफ बारंबारता और पदों का हम लोग क्या करेंगे, गुणा। तो पहले F1 का गुणा किसमें हो जाएगा, x1 में, तो बन जाएगा F1 x1। फिर F2 का गुणा किसमें करेंगे, x2 में, बन जाएगा F2 x2। फिर F3 का किसमें करेंगे, x3 में। ऐसे ही हम लोग F4 x4 और F5 x5 और F6
यक्स 6। उम्मीद है सभी को ये गुणनफल क्लियर हो रहा होगा हम किस प्रकार से ये कर रहे हैं। पहले पद दिए जाएंगे, बारंबारता दी जाएगी, हमें उनका क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। अब ध्यान रखें कि जब भी कभी ये क्वेश्चन इस टाइप का सॉल्व करें तो वहां पे इन सभी बारंबारताओं को आपस में जोड़ लें। मतलब क्या है कि यहाँ निकालेंगे हम लोग सिग्मा एफ, और पीछे हम बता चुके सिग्मा का मतलब क्या होता है, योगफल। सिग्मा का मतलब क्या होता है, सिग्मा का अर्थ है क्या, आंकड़ों का योगफल। योगफल कहते हैं हम लोग इसे। मतलब यहाँ पे हमें जोड़ना पड़ेगा, तो सिग्मा एफ बराबर हो जाएगा f1 प्लस f2 प्लस f3 प्लस f4 प्लस f5 और प्लस में f6। मतलब सभी आंकड़ों को जोड़ने पर हमें क्या मिलेगा, सिग्मा f मिलेगा। अब बात समझे यहाँ पे कि अगर हम यहाँ पे बात करें कि ये क्या है, तो हम कहेंगे इन सभी आंकड़ों को जोड़ने पर मिलेगा सिग्मा एफ आई एक्स आई। मतलब इन सभी आंकड़ों को हम जोड़ेंगे तो वहां क्या बन जाएगा, सिग्मा एफ आई एक्स आई। अब अगर सभी को याद हो तो हमने समांतर माध्य का फॉर्मूला क्या बताया था, समांतर माध्य का एक्स बार का फॉर्मूला था आंकड़ों का योग, आंकड़ों का योग बटे में आंकड़ों की संख्या, आंकड़ों का योग बटे में आंकड़ों की संख्या। इतनी बात पे सब लोग ध्यान दें, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। अब इस फॉर्मूले को हम लोग यहाँ करते हैं सॉल्व। तो समांतर माध्य एक्स बार बराबर, समझे आंकड़े कौन कौन से बने, तो हमने कहा आंकड़े बने हैं ये वाले, ये सब आंकड़े हैं। मतलब f1 x1, f2 x2, f3 x3, और ऐसे ही बहुत सारे पद होंगे, या फिर यहाँ तो 6 ही पद दिए हैं तो बहुत सारे पद भी हो सकते हैं। और बटे में आंकड़ों की संख्या, आंकड़ों की संख्या का मतलब उनकी बारंबारताओं का योगफल। मतलब f1 प्लस f2 प्लस f3 प्लस डॉट, और कितने पद भी हो सकते हैं। तो x बार बराबर, अब देखिए f1 x1 f2 x2 इनका योगफल हमने कितना माना, सिग्मा एफ आई एक्स आई और बटे में सिग्मा एफ आई। मतलब ये जो योगफल हमने निकाला इसको हम बोल देते हैं सिग्मा एफ आई। तो इस टाइप से ये समांतर माध्य का सूत्र बन जाएगा, और इस विधि को हम लोग बोलते हैं प्रत्यक्ष विधि। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, प्रत्यक्ष विधि, मतलब डायरेक्ट मेथड। इंग्लिश में क्या बोलते हैं भाई, डायरेक्ट मेथड। उम्मीद है सभी को क्लियर हो रहा होगा अच्छी तरीके से। अब आगे हम लोग बात करते हैं कि एक बार रिपीट कर देते क्वेश्चन को, और उसके बाद बताएं सभी लोग कमेंट में कि क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे जो पद दिए वो क्या क्या दिए, पहले समझे एक बार। पद दिए होंगे x1 x2 x3 x4 x5 x6, और ऐसी बारंबारता f1 f2 f3 f4 f5 f6। और फिर हमें करना क्या है कि सबसे पहले हम इनका गुणा करेंगे, f1 x1 f2 x2 f3 x3 f4 x4, और ऐसे ही हमने सबका गुणा कर लिया है। उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे हम लोग बारंबारताओं को जोड़ लेंगे, f1 प्लस f2 प्लस f3 प्लस f4 प्लस f5 प्लस f6, और योगफल को हम लोग क्या बोलते हैं, सिग्मा, मतलब सिग्मा fi हो जाएगा। फिर जो आंकड़ों का गुणनफल किया है उनको जोड़ना पड़ेगा, मतलब सिग्मा fi xi। अब समांतर माध्य का सूत्र क्या होता है, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। तो हमने क्या किया कि आंकड़ों का योग, मतलब इन आंकड़ों को जोड़ लिया। यहाँ पे तो लिखा है हमने f1 x1 f2 x2 सबको जोड़ा है हमने। क्वेश्चन में भी ऐसे ही सॉल्व करना पड़ेगा, सबको जोड़ना पड़ेगा, और बटे में f1 प्लस f2 प्लस f3 डॉट डॉट जितने भी पद आएंगे वो सब। और इसका मतलब होता है सिग्मा fi xi बटे सिग्मा fi। तो ये कौन सी विधि होगी, प्रत्यक्ष विधि। मतलब क्वेश्चन हाई स्कूल के बोर्ड एग्जाम में पूछ सकता है कि प्रत्यक्ष विधि द्वारा समांतर माध्य कैसे ज्ञात करें, या फिर 9th क्लास में भी ये चैप्टर दिया गया है। तो समांतर माध्य निकालने की पहली विधि होगी कौन सी, प्रत्यक्ष विधि। उम्मीद है सभी को क्लियर हो रही है विधि यहाँ पे। और सभी लोग कमेंट में बताएं कि कितना क्लियर हुआ, कितना क्लियर नहीं हो रहा है, और अगर नहीं आ रहा तो इसको दोबारा एक बार रिपीट कर दिया जाए, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पे नहीं है। नोट कर लें, फिर हम लोग इसके एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं। अब इसी के साथ में हम लोग एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगर कभी भी कहा जाए प्रत्यक्ष विधि द्वारा समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। और ये ध्यान रखें कि हाई स्कूल के बोर्ड एग्जाम में लगभग 12 या 10 नंबर का एवरेज रहता है इन क्वेश्चंस का।
तो इस टाइप से एक क्वेश्चन कम से कम पूछा जाएगा किस विधि का, प्रत्यक्ष विधि का। इतनी बात सब लोग ध्यान रखें। और टेबल हमेशा इस फॉर्म में दी जाएगी, ध्यान रखना है। जब हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तब हम लोग इस टेबल को इस फॉर्म में चेंज कर लेंगे। तो करना क्या है कि हमें केवल 2 ही बॉक्स दिए जाते हैं, हम लोग उसे 3 बॉक्स में कन्वर्ट करते हैं सॉल्यूशन करने के लिए। अब बात समझे भी, यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे पद और यहाँ लिख लेंगे बारंबारता। तो सबको ये पता है कि पद को हम लोग बोलेंगे यक्स और बारंबारता को क्या बोलेंगे, यफ। बारंबारता को हम लोग क्या बोलेंगे, यफ। तो पद दिए हैं 3, 8, 5, 7, 24 और 9। पद कितने कितने दिए हैं, 3, 8, 5, 7, 24 और 9। और ऐसे ही इनकी बारंबारता है 11, 2, 4, 6, 7 और 5। अपने नियम के आधार पे हमने क्या बताया था कि इन दोनों का हम लोग क्या करते हैं, गुणा। मतलब यफ का गुणा किसमें करेंगे, यक्स में। तो क्या होगा कि बारंबारताओं गुणा किसमें हो जाएगा, पद में। तो 11 गुणा 3 में कितना हो जाएगा, 33। 8 का गुणा 2 में कितना हो जाएगा, 16। 5 का गुणा 4 में कितना हो जाएगा, 20। 7 का गुणा 6 में कितना हो जाएगा, 42। 24 का गुणा 7 में कितना हो जाएगा, 168। और 9 का गुणा 5 में कितना हो जाएगा, 45। क्या सभी को बात समझ में आ रही, कमेंट में बताएं कि क्या इतनी बात क्लियर हो रही है कि पद और बारंबारता जो यहाँ बताए जा रहे हैं कि पद दिए होंगे, बारंबारता दिए होंगे, उनका हमें बस गुणा करना है। अब क्या करना है कि इन बारंबारताओं को भी हम लोग जोड़ेंगे। हमने पीछे बताया था अभी कि इन बारंबारताओं को हम जोड़ेंगे, सिग्मा एफ बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सिग्मा एफ। तो हो जाएगा 11 2 13, 13 4 17, 17 6 23, 23 7 30 और 5 35। तो योगफल कितना आ रहा है, 35 आ रहा है। योगफल कितना आ रहा है, 35। उसके बाद में हम लोग इस वाले बॉक्स को भी बनाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे सिग्मा एफ एक्स। क्या लिखेंगे, सिग्मा एफ एक्स। मतलब इनका हम करेंगे योगफल। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, हमारा योगफल हम लोगों को निकालना पड़ेगा, सिग्मा एफ एक्स। अब जो एक बार योगफल करते हैं, इनका कैसे करेंगे। तो 3 6 9, 9 2 11, 8 19, 19 और 5 24 की 4। हाँ, यहाँ पे कैरी आ जाएगा कितना, 2 2 3 5, 5 1 6, 6 2 8, 8 4 12, 6 18, 4 22 और यहाँ पे आ जाएगा 2 और 1 3। मतलब ये योगफल कितना आ गया, 324। अब सब जानते हैं कि प्रत्यक्ष विधि से, कौन सी विधि, प्रत्यक्ष विधि से समांतर माध्य का जो सूत्र हमने लिखवाया वो क्या था, सिग्मा एफ एक्स बटे में सिग्मा एफ। तो एक्स बार बराबर सिग्मा एफ एक्स का जो मान है वो कितना है, 324 और बटे में सिग्मा एफ कितना आ रहा है यहाँ पे, 35। तो हम लोग क्या करेंगे कि 35 का भाग करेंगे। 35 का हम लोग क्या करेंगे, भाग करेंगे किसमें, 324 में। तो ये 9 बार हम लोग भाग कर सकते हैं। 9 का गुणा 5 में 9 गुना 45, 9 3 27 4 31, मतलब 315 आ रहा है। जबकि यहाँ कितना, 324। तो कितना बचेगा, 9 बचेगा। यहाँ लगा लेंगे हम लोग, दशमलव से बढ़ जाएगा यहाँ पे 0, 35 दूनी 70, तो बचेगा 20। 200 हो जाएगा। यहाँ कितना हो जाएगा, 200। अगर 200 हो जाएगा ये हमारा, तो हम लोग इसको कर लेंगे कितनी बार भाई, 5 बार। तो यहाँ पे समांतर माध्य आ जाएगा कितना हम लोगों का, 9.25। क्या सभी को क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा है, इतना कमेंट में बताएं। और फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। इतनी बात पे ध्यान दें कि जो पद दिए हैं उनको लिख लेना है, बारंबारता को लिख लेना है। उसके बाद पदों और बारंबारता को हम लोग करेंगे गुणा। गुणा होने के बाद में हम लोग एफ एक्स के सारे पदों को जोड़ लेंगे, निकाल लेंगे सिग्मा एफ एक्स, और बारंबारता को जोड़ेंगे तो सिग्मा एफ। उसके बाद प्रत्यक्ष विधि से, डायरेक्ट मेथड से लगाएंगे फार्मूला, समांतर माध्य बराबर एक्स बार बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। एफ एक्स का मान हमने निकाला 324 और सिग्मा एफ कितना, 35। डिवाइड कर देंगे कितना रहेगा, 9.25। तो सब लोग नोट कर लें और कमेंट में बताते रहे कि क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब अगर क्वेश्चन अच्छे से पीछे वाला क्लियर नहीं हुआ है तो आप क्लियर कर लें। दूसरा एग्जांपल लेके आए यहाँ पे हम, और बता दें आपको कि जितने भी जो एग्जांपल आ रहे हैं किसी बुक से नहीं है, पर बुक के जैसे ही है, ध्यान रखना इतनी बात। और जो हमने पीछे फार्मूला बताया, हमने जैसे कहा था कि प्रूफ उसका नहीं है कहीं भी। फार्मूला मिल जाएगा बुक में, लेकिन उसका कहीं पे भी प्रूफ नहीं दिया गया है, ना ही कहीं निकाल के बताया जाता है। तो इतनी बात कन्फर्म रखिए कि जो बताया गया उसको अच्छे से कन्फर्म कर लें। अब यहाँ पे क्या करना है कि बिल्कुल सेम प्रोसेस लगाना है। पहले एक टेबल बनानी है,
और टेबल में हम लोग क्या करेंगे, 3 बॉक्स बनाएंगे। पहला बॉक्स ये रहा और दूसरा वाला ये, और तीसरा बॉक्स जो आएगा अपना, उसमें हम लोग क्या करेंगे, आंसर निकालने के लिए मल्टीप्लाई करेंगे। आप समझे, यहाँ पे लिख लेंगे यक्स, यहाँ पे लिखेंगे यफ, और यहाँ पे लिखेंगे यफ गुणा यक्स। अब चूंकि यहाँ पहले से यक्स और एफ दिया है तो दिक्कत वाली कोई बात है नहीं। यक्स का मान कितना दिया है 35, यक्स का मान कितना दिया है 54, यक्स का मान कितना दिया है 28, और यक्स का मान कितना है 56, यक्स का मान कितना दिया है 8। तो इतना तो सबको पता ही है कि यक्स का मान जो दिया वो हमने लिख लिया। उसके बाद में एफ का मान कितना दिया है 3, और फिर कितना दिया है 4, फिर दिया है 6, फिर दिया 8, और कितना दिया है 7। तो इतनी बात तो क्वेश्चन के द्वारा ही कहेगी। अब आगे की बात हम लोग कहेंगे क्या, कि यफ गुणा यक्स, मतलब हम इनका गुणा करेंगे। तो 35 का गुणा 3 में ये कितना हो जाएगा 105। उसके बाद 54 का गुणा हम लोग किसमें करेंगे 4 में। तो 4 का गुणा 4 में, 4 चौको 16, 6 एक आएगा, 4 पंचे 20 और 1 21। 28 का गुणा 6 में, तो 6 अट्ठे 48, और 6 दूनी 12 4 16। 56 का गुणा 8 में करेंगे, 8 6 48 की 8, और यहाँ पे 8 5 40 4 44। उसके 8 7 56 हो जाएगा। तो इतनी बात तो भी हम लोग कर ही लेंगे यहाँ पे। अब बात आती है कि निकालते हैं भी सिग्मा एफ। सिग्मा एफ का मतलब है इन सभी नंबरों को हमें जोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ जोड़ने पे सिग्मा एफ कितना आएगा एक बार देखते हैं, और अगर ना दिख रहा हो यहाँ पे तो हम लोग वहीं पे लिख लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इनको ऐड कर लेते हैं, 4 3 7 7 6 13, 13 और 8 21, 21 7 28, मतलब योगफल कितना आ गया 28। सिग्मा एफ कितना आ गया है 28। अब आगे बात करते हैं सिग्मा एफ एक्स की, सिग्मा एफ एक्स की। तो यहाँ पे थोड़ा जगह कम है तो हम लोग वहीं पे जोड़ के लिखते हैं, पर जोड़ नहीं लेते हैं। कैसे, 5 6 11, 11 8 19, 19 और 8 27, 27 6 33 की 3, कितनी आई कैरी 3, 3 और 1 4, 4 6 10, 10 4 14, 14 5 19, 9 कैरी आया 1, तो 1 और 1 2। अब यहाँ पे हो जाएगा 2 और 2 कितना हो जाएगा 4, 4 और 1 5, 5 4 9। तो यहाँ पे योगफल कितना आ गया 993। योगफल कितना आ गया 993। तो सबको पता है कि समांतर माध्य जो होता है अपना, उसका समांतर माध्य का फॉर्मूला क्या है अपना, सिग्मा एफ एक्स बटे में सिग्मा एफ। क्या बताया हमने अभी, सिग्मा एफ एक्स और बटे में सिग्मा एफ। अब सब जानते हैं सिग्मा एफ एक्स का मान कितना है 993, 993, और नीचे कितना आ रहा है 28, नीचे कितना आ रहा है 28। तो 28 का भाग करेंगे, 28 एकम 28, 28 3 84। अब 99 लिखा है, 99 घटाएंगे हम लोग 84, तो 99 माइनस 84 कितना बचेगा हमारे पास 15, और पीछे क्या है 3, तो हो जाएगा 153। तो 28 पंचे 140 कर लेंगे, तो यहाँ बच जाएगा हमारे पास कितना भी 13। अब 13 अगर बच जाएगा तो हम लोग यहाँ पे कह देंगे 130, मतलब दशमलव लगाते ही 130 हो गया। 28 चौको 112, 112 करीब बचेगा 18, मतलब हो जाएगा 180। तो यहाँ पे हम लोग कह देंगे 28 का कितनी बार 6 बार। तो यहाँ पे समांतर माध्य कितना आ गया 35.46। तो डिवाइड करने पे जो आंसर आ रहा है अपना वो कितना आ रहा है 35.46। उम्मीद है सभी को आप समांतर माध्य अच्छे से क्लियर हो रहा होगा, और हो रहा है कि नहीं हो रहा है कमेंट करें, बताएं इतना। और उसके बाद में सभी लोग एक काम तो हमने जो दिया है, सभी लोग कम से कम 10-10 लोगों के पास शेयर करें भाई, वीडियो अगर पसंद आ रही है, और लाइक करते रहें। आगे के टॉपिक और भी अच्छे मिलते जाएंगे आप सभी को। जो भी चैप्टर है हर चैप्टर की वीडियो मिलेगी, और इतना काम मेरी तरफ से यहाँ पे सभी लोग करते रहें कि शेयर भी करते रहो, लाइक भी करते रहे, और चैनल को सब्सक्राइब करते रहे अगर वीडियो अच्छी लग रही तो इतना सभी को क्लियर हो रहा होगा। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो समांतर माध्य में क्या करना है ये कंफर्म हो गया होगा, यक्स और एफ और उनका गुणा करना है। नोट कर लें सभी लोग, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। कुछ होमवर्क भी मिलेगा, सभी को उत्तर देना है। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं और एक नया क्वेश्चन यहाँ पे लेके आए। ऐसे ही हम नए नए क्वेश्चन आगे लाएंगे, धीरे धीरे प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। चाहे वो सांख्यिकी चैप्टर हो चाहे प्रायिकता, बस सब लोग काम ही करते रहे। जितनी वीडियो आ रही है उसे पूरा देखा करें ताकि टॉपिक भी पूरा क्लियर हो जाए। अब यहाँ पे क्वेश्चन हमने थोड़ा सा चेंज किया, प्रत्यक्ष विधि के भी क्वेश्चन भी आएंगे। एग्जाम्पल देकर हमने समझाए, 2 एग्जाम्पल दिए हैं अभी, और आगे चल के इन सबका होमवर्क और सेकेंड जो पार्ट इसका आने वाला वो पूरी प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड होगा। उसके बाद का जो पार्ट होगा वो प्रायिकता नहीं, मतलब माध्यिका का जो अपना टॉपिक उसके ऊपर चलेगा, और प्रायिकता की प्रैक्टिस अभी और करवाई जाएगी। अभी तो आगे पार्ट चलते ही रहेंगे उसके। तो यहाँ पे आंकड़े दिए गए हैं और कहा गया है कि आंकड़ों 16, 25, x + 4, x + 8, 34, 37 का जो समांतर माध्य कितना है 62 दिया। समांतर माध्य कितना दिया 62। तो कह रहा है x का मान ज्ञात कीजिए। किसका मान भी x का,
हो सकता है यहाँ पे हल्की सी लाइट पड़ रही हो, क्योंकि बल्ब थोड़ा सा ऊपर लगा हुआ है, तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान दें कि ऊपर का पॉइंट जो लिखा है वो हम पढ़ के बता रहे हैं, उस पर ध्यान देते रहें। 16, 25, x+4, x+8, 34, 37 का समांतर माध्य कितना है? 62 है। तो किसका मान ज्ञात कीजिए? x का। और अभी यहाँ की लाइट का सिस्टम थोड़ा अच्छा कर देंगे। यहाँ पे कभी कभी लाइट चली जाती है यहाँ पे, तो वीडियो को बीच में रोकना पड़ता है। जैसे आज का ही अपना टॉपिक है, तो लगभग 2.5 घंटे हो गए बनाते बनाते वीडियो यहाँ पे, और लाइट की वजह से वीडियो बीच में ही रोकनी पड़ती है। तो उसके बाद में जब लाइट आ जाती तब स्टार्ट करते हैं हम लोग यहाँ पे, तो इसी वजह से थोड़ा टाइम लग जाता है इसमें, और अपलोडिंग में भी टाइम काफ़ी लग जाता है। मतलब अगर एक वीडियो है और अगर 50 मिनट की भी या 40 की है, तो कम से कम 6 GB डाटा होता है उसके लिए, तो टाइम उसमें लगता है कम से कम 7-8 घंटे का, और टाइम तो लग ही जाता है उसमें। तो इसलिए अगर शाम को हम लोग अपलोड करेंगे तो सुबह तक पहुंच पाएगी, या फिर दोपहर तक हो पाए। तो उसमें डाटा का भी कुछ सिस्टम हो जाता है कि अगर डाटा स्लो चल रहा है तो मतलब वीडियो थोड़ी कम स्पीड में अपलोड होगी, उसी वजह से यहाँ पे टाइम लग जाता है। तो थोड़ी लाइट की समस्या है, आगे चल के लाइट का सिस्टम भी सही हो जाएगा तो फिर कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पे नहीं होगी। अब देखते हैं हम लोग आंकड़े दिए हैं, उनका हमें क्या दिया है? माध्य। 16, 25, x+4, x+8, 34, 37 का समांतर माध्य कितना है? 62। तो x का मान तो हमने पढ़ाया था अभी कि समांतर माध्य, बात आई थी कि समांतर माध्य का फॉर्मूला क्या होता है। और सबसे पहले लिख लेते हैं कि समांतर माध्य हमें कितना दिया है? समांतर माध्य दिया है कितना भाई? 62। कितना दिया है? 62। तो समांतर माध्य के लिए हम लोग क्या कहेंगे? आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। अब आंकड़े क्या है? 16 है, 25, x+4, x+8, 34 + 37, और बटे में आंकड़ों की संख्या, मतलब आंकड़े कितने हैं? 6। आंकड़े दिए हैं 6 और बराबर में कितना है? 62। बराबर में कितना है भाई? 62। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि हमने जो फॉर्मूला जो हमने पीछे बताया वही यूज कर रहे हैं यहाँ पे। समांतर माध्य बराबर आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या, बराबर में समांतर माध्य कितना दिया है? 62। ऐसे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पेपर में पूछे जाते हैं कि x का मान बताओ, f का मान बताओ, मतलब कुछ भी मान पूछ सकता है, पर इसी टाइप का क्वेश्चन होगा। करना क्या है कि सबसे पहले ऊपर वालों को ऐड कर लें, जो नंबर कैसे हैं, जो नंबर अचल है उनको ऐड करते हैं। तो 25 और 6 31 + 41, 41 4 45, 45 और 8 कितना? 53, 53 4 57, 57 30 87, 87 7 कितना हो जाएगा? 94, 94 और 30 हो जाएगा हमारा यहाँ पे कितना? 124। प्लस में x कितना हो जाएगा? 2x। अभी जो 6 है वो 6 का हम लोग करेंगे कैंची गुणा, तो 6 का गुणा 62 में होगा, 6 दूनी 12, और 6 का गुणा 6 में 36, और 1 हो जाएगा 37। ये बन गया हमारा 372। अब क्या करते हैं? पक्षांतर कर लेते हैं, तो 2x बराबर हो जाएगा यहाँ पे 372 और माइनस में 124। अब घटाते हैं यहाँ पे, तो कैरी लेंगे, हो जाएगा 12, 12 में से 4 गया 8, यहाँ 6 में से 2 गया 4, यहाँ बचा कितना हमारे पास? 3। तो 3 में से घटाएंगे 2 और यहाँ पे 2x, इसको काट देंगे हम लोग, कैंसिल कर देंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 4 8। x का मान कितना आ गया? 124। उम्मीद है सभी को ये मान क्लियर हो रहा होगा अच्छी तरीके से, कि सबसे पहले अगर कभी आंकड़े दिए, उनका कोई समांतर माध्य दिया और किसी पद का मान पूछा गया है, तो समांतर माध्य का फॉर्मूला आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या, बराबर में समांतर माध्य कितना है? 62। और उसके बाद में हम लोग आंकड़ों को जोड़ लेंगे, गुणा कर देंगे कैंची गुणा, और x का मान निकालें पक्षांतर करके। तो सभी नोट करें, और हमने पहले कहा है, फिर कह रहे हैं कि अगर सभी को क्लियर हो रहा है तो यहाँ पे बताते रहे कमेंट में कि क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो कमेंट अधिक से अधिक किया करें। जब भी कोई प्रश्न दिया जाता है, जैसे कुछ बच्चे यहाँ पे उत्तर देते हैं, या कुछ बच्चे होमवर्क करके दिखाते हैं ऑफलाइन सेंटर पे भी, जो ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, जो ऑफलाइन नहीं भी कोचिंग कर रहे हैं, वो भी बताया करें कि यहाँ पे जो टॉपिक चल रहे हैं वो कितने क्लियर हो रहे हैं, कितने क्लियर नहीं हो रहे हैं। और अपना क्वेश्चन अगर क्लियर नहीं होता है तो कमेंट आप बताएंगे, तो आगे चल के जो अगली वीडियो होगी उसमें हम अच्छी तरीके से बताएंगे। और कुछ समय बाद वीडियो लाइव भी चलने लगेंगी अभी, तो उसमें जितने लोग अटेंड करेंगे लाइव क्लास, तो उसमें पूरा क्लियर होगा। जैसे अगर कोई चीज़ नहीं आ रही उसे तुरंत पूछ पाएंगे, और अगर कोई चीज़ डाउट में रहती है तो अभी इस वीडियो में आप कमेंट करेंगे तो अगली वीडियो में हम देखेंगे वहाँ पे और बताएंगे कि उस क्वेश्चन में जिसमें भी आपको दिक्कत आ रही है उसका पूरी सोल्यूशन दिया जाएगा अच्छी तरीके से। और जिस चैप्टर की समस्या आ रही है, हमने पहले कहा था, फिर कह रहे हैं, जिस चैप्टर की समस्या आ रही है, जो भी चैप्टर दिक्कत में हो उसका नाम कमेंट में बता दिया करें, उस चैप्टर की पूरी वीडियो आपको मिलेगी। जिस भी पार्ट की मतलब दिक्कत आ रही है, चाहे कोई भी हो, मेंसुरेशन हो, चाहे वो ट्रायंगल हो, चाहे अगर किसी को ज्योमेट्री की भी दिक्कत आ रही है तो बताएं। हाँ, बस दिक्कत थोड़ी सी ये है कि यहाँ रचना का जो चैप्टर है वो यहाँ नहीं हो सकता है, क्योंकि रचना का चैप्टर बोर्ड पे समझाना थोड़ा अलग होता है। फिर भी हम आगे चल के रचना का चैप्टर लेके आएंगे।
और पूरा क्लियर करेंगे कैसे रचनाएं की जाती हैं। और उस टॉपिक के अंतर्गत जैसे रेखा का अर्धक हो गया, कोण रचना हो गई, त्रिभुज की रचना हो गई, अंतःवृत्त हो जाएगा, परिवृत्त हो जाएगा, वृत्त की स्पर्श रेखा हो गई। तो यहाँ पे हम सारे के सारे टॉपिक पढ़ाएंगे, पर आराम से अभी हम लोग सीखते जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। अगर लग रही तो बताया करें, इतना नोट कर ले, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब आगे समांतर माध्य के जो क्वेश्चन हमारे आने वाले, जैसे यहाँ पे हमने कुछ बातें बताने के लिए लिखी है यहाँ पे कि किसी व्यक्ति को अगर जोड़ने में समस्या आ रही है, जैसे बहुत अगर लंबी संख्याएं दे रखी हैं 1 से लेकर 50 तक की, 1 से लेकर 100 तक की, या फिर 1000 तक की संख्याएं हैं, तो उनका योगफल हम लोग बहुत जल्दी कैसे करें। क्योंकि अगर एक से लेकर 1000 तक के नंबर हम लोग जोड़ेंगे तो नंबर जोड़ने में ही सारा टाइम निकल जाएगा, तो सॉल्व कैसे करें। तो ध्यान रखिए, यहाँ पे तरीका बता रहे करने का कि जितने भी कभी नंबर दिए, अगर वो नंबर लगातार है, कंटिन्यू है, 1 से स्टार्ट हो रहे, कहाँ से स्टार्ट हो रहे, 1 से, और वो कहीं तक भी जा रहे हैं, लेकिन वो कंटिन्यू लगातार होने चाहिए, उनके बीच में एक एक का डिफरेंस होना चाहिए। तो वहां पे हम लोग क्या करेंगे, वहां पे एक सीधी सी बात, अपना एक फॉर्मूला ध्यान कर लें कि जितने भी नंबर दिए वो कितने ही देखें, ये नंबर कितने हैं 50, नंबर कितने हैं 50, तो 50 को लिख लें और उस 50 में एक जोड़ दें, कितना हो जाएगा 51, और बटे में कितना आ जाएगा 2। ध्यान रखना है क्या कहा हमने कि जितने भी नंबर है उतने नंबर यहाँ पे लिख लें, उसके बाद में उस नंबर में एक ऐड कर दें, बटे में कितना लिख दें उसके 2। यहाँ पे हो जाएगा 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा कितना हमारा 25 दूनी 50, तो 25 एकम कितना हो जाएगा 25, और 25 पंचे 125, तो यहाँ योगफल कितना आ गया 12525। और ये उनके लिए है जिनको जोड़ने में तकलीफ है। अगर कोई बच्चा बहुत अच्छा भी जोड़ लेता है तब भी 100 तक के नंबर हो गए, 150 तक नंबर हो गया, अगर 1000 तक के नंबर नहीं जोड़ पाएंगे दिक्कत हो जाएगी, टाइम लगेगा। तो उसके लिए नियम है, ये ध्यान रखें सभी लोग, क्या करना है कि जो भी नंबर दिए लगातार कंटिन्यू होने चाहिए, इतना ध्यान रखें। तो उस नंबर को हम लिख लेंगे, उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे उसमें एक जोड़ लेंगे, बटे में कितना लिख देंगे 2। अब ऐसे ही अगर यहीं पे इसी के स्थान पे दूसरा लिखा होता 1 + 2 + 3 + 4 + डॉट डॉट, और कहाँ तक लिखा होता 100 तक लिखा होता, तो हम लोग क्या कहते हैं नंबर कितने हैं 100, तो 100 लिख लेते। 100 में हम लोग कितना ऐड करते, एक कितना हो जाता है 101, बटे में कितना आ जाएगा 2। और ये जो टॉपिक अपना चल रहा है वो सांख्यिकी के समांतर माध्य के लिए चल रहा है। योगफल अगर आता है तो समांतर माध्य अच्छे से निकाल लेंगे हम लोग, तो इसको कैंसिल करेंगे, कितना हो जाएगा 50 दूनी 100, 50 एकम 50 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 50 एकम 50, तो ये आंसर कितना आ गया 5050। अब जैसे यहाँ पे हम लिख लें 1 + 2 + 3 + 4, और ऐसे ही हम लोग यहाँ पे लिख लें, हमने लिख लिया ये 52 लिख लिया, यहाँ पे कितना लिख लिया 52। तो क्या करना है कि इनका अगर निकाला योगफल तो 52 लिख लेंगे, और 52 के गुणे में 53, क्योंकि 52 एक जोड़ना पड़ेगा, और उसके बटे में कितना आ जाएगा 2, 2 से काटेंगे 26 दूनी 52, गुणा करेंगे 26 की 78 की 8, हासिल लगी 7, 26 पंचे 130 और 7 137, तो ये योगफल कितना आ गया हमारा यहाँ पे 1378। योगफल कितना आ गया 1378। उम्मीद है सभी को पहला पॉइंट तो कंफर्म हो ही रहा होगा अच्छी तरीके से। अगर नहीं हो रहा है तो फिर एक बार समझ लें अच्छी तरीके से कि 1 + 2 + 3 कंटिन्यूअस नंबर होने चाहिए, प्राकृत संख्या होनी चाहिए। और यहाँ पे हमने लिख दिया भाई कितना 60 लिख दिया है, तो 60 को लिख लेंगे, और 60 गुना कितना 1, और बटे में कितना आ जाएगा 2, 2 से काटेंगे 2 3 6 30, और 30 का मतलब 0 तो 0 आ ही जाएगा, 3 एकम 3, और 3 का गुणा 6 में कितना 18, 1830। अब ऐसे ही चाहे कितने तक का भी अगर आ रहा है अपना यहाँ पे तो हम जोड़ के निकाल सकते हैं, पर नंबर कैसे होने चाहिए कंटिन्यूअस होने चाहिए। सभी को पहली बात कंफर्म हो गई कि जो नंबर है उतना लिख के एक जोड़ के और उसका आधा करना है बस, ठीक है। फिर हम लोग सेकंड टॉपिक पे चलते हैं। सेकंड टॉपिक में क्या दिया, अगर कभी भी सम नंबर दिए, कैसे नंबर दिए हैं सम, मतलब 2 + 4 + 6 + डॉट डॉट कहाँ तक भाई 100 तक अगर दिया गया है, तो इसका तरीका क्या होगा, जोड़ने का प्रोसेस अपना क्या रहेगा। तो हमने कहा ये भाई 2 लिखा है और ये 2 से लेकर कहाँ तक है भाई 100 तक, तो जब भी कभी भी सम नंबर दिए हैं तो क्या करना, देखना कि नंबर कितने हैं 100, ऐसा नहीं कि नंबर 100 है। देखिए 2 4 6, 2 से लेकर 100 तक की गिनती में सम नंबर कितने होते हैं 50, 50 सम होते हैं, 50 कैसे होते हैं विषम, तो लिख लेंगे 50। हमें केवल नंबर देखने कितने नंबर हैं, और 50 में बस एक जोड़ दें, कितना हो जाएगा 51। आधा नहीं करना है यहाँ पे, यहाँ सीधी सी बात है, क्या करना है कि जो नंबर दिए गए वो देखना है कहाँ तक है, और जितने नंबर दिए, जैसे हमने कहा 2 से 100 तक, तो 2 से 100 के बीच में 50 नंबर सम, 50 नंबर कैसे होते हैं विषम, तो क्या करना कि 100 तक कितने नंबर हो गए 50, 50 को लिख लें और 50 में एक ऐड कर दें तो 51। अब गुणा करें 50, यहाँ पे 0 आ जाएगा, 5 एकम 5, और 5 का गुणा बाद में 25, योगफल कितना आ रहा है 2525।
50 आ रहा है। उम्मीद है सभी क्लियर हो रहा होगा अच्छे से। फिर एक बात लिखते हैं यहाँ पे हम अच्छे से, देखिए यहाँ पे 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस डॉट डॉट 50, हमने कहाँ तक लिखा भाई 50 तक। तो देखना है कि यहाँ पे नंबर कितने हैं 50, 50 नंबर नहीं है, नंबर 50 तक हैं। और 2 से 50 तक की गिनती में 25 नंबर सम होते हैं, 25 कैसे होते हैं विषम। तो हमने कहा 25 लिख लें और 25 में एक ऐड कर दें, कितना हो जाएगा 26। 25 में ऐड करते कितना हो जाएगा 26, गुणा करें इनका तो हो जाएगा ये 25 छक्का 150 का 0 हासिल 15 आएगा, 25 दूनी 50 और 15 हो जाएगा कितना 65। योगफल कितना आ गया 650। उम्मीद है सभी को योगफल करने का तरीका पता लग रहा हो। और ऐसे ही नहीं केवल सीख लेना, इनको सवाल में यूज भी करना है। अब जैसे ये दिया है 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 और विषम नंबर है, कैसे नंबर दिए विषम। तो हमने तरीके बता रखे, प्राकृत संख्याओं को जोड़ने के लिए नंबर लिखो, नंबर में एक जोड़ो और आधा कर दो। सम नंबर में क्या करना है, नंबर देखने हैं और नंबर में एक जोड़ना है, गुणा कर लेना। और विषम नंबर के लिए ये बस देखना है कि नंबर हैं कितने। तो हमने कहा 1 से लेकर 99 तक कितने विषम नंबर, हमने कहा 50 नंबर विषम, 50 नंबर कैसे होते सम। तो 50 लिख लें और उसका वर्ग कर दें। 50 लिख के उसका क्या कर दें वर्ग कर दें। 50 का वर्ग कितना होता है 2500। बस भाई यही हमारा क्या होगा योगफल विषम नंबर के लिए। और एक बात समझ लें ध्यान से भाई, 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7, 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 और प्लस डॉट डॉट हमने यहाँ पे लिख दिया, ये कितना 59, कितना लिख दिया 59। देखिए 59 तक की जो गिनती है, मतलब 60 तक की जो गिनती है उसमें 30 नंबर सम 30 नंबर विषम, मतलब 30 का करना क्या है स्क्वायर, 30 का वर्ग कितना होता है 900। तो योगफल कितना आ जाएगा 900। उम्मीद है सभी को योगफल अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। अगर ये तरीका अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करते रहो, साथ में शेयर भी मारते रहे अच्छी तरीके से। तो यहाँ पे योगफल के ये हो गए नियम। और समांतर माध्य निकालने में इन फॉर्मूलों द्वारा काफी आसानी रहेगी। इतना करें, उसके बाद हम लोग होमवर्क की ओर बढ़ते हैं और अगले वीडियो में हम लोग सारे टॉपिक की प्रैक्टिस करेंगे अच्छी तरीके से। अब इसी के साथ में हम लोग होमवर्क की ओर बढ़ते हैं। जो होमवर्क हमारा आया हुआ है, यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस का हमने होमवर्क दिया है। और बता दें कि सभी लोगों को, जो लोग ऑनलाइन कर रहे हैं, हमने बताया था वो कमेंट में आंसर दिया करें कि पहले क्वेश्चन का आंसर कितना है, सेकेंड का, थर्ड का। पढ़ के बता दें, एक बार क्वेश्चन देख ले ध्यान से, इनका सबका उत्तर देना है सभी को। लिखा है आंकड़ों का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। तो लिखा है 26, 64, 65, 94, 68, 87, 95 और 86। और इनका 34, 38, 90, 62, 35, 46 और 60 का समांतर माध्य, 15, 48, 28, 52, 35 और 44 का। ऐसे ही यक्ष। अब यहाँ पे प्रत्यक्ष विधि लगानी, ध्यान रखें सब लोग, यहाँ पे क्या लगानी है प्रत्यक्ष विधि लगानी है। प्रत्यक्ष विधि से निकालना है क्या भाई समांतर माध्य। तो यहाँ लिखा हुआ है एक्स में 18, 25, 54, 56 और 44 और एफ में लिखा हुआ है कितना हमारा 7, 4, 11, 14 और 18। और ऐसे आगे जो क्वेश्चन वो इंपॉर्टेंट दिया है हमने, एक एग्जांपल इसका भी दे चुके हैं। आंकड़ों 16, 18, 25, 28, x प्लस 3, x प्लस 7, 64 का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। जबकि समांतर माध्य कितना दिया 48, तो कह रहा है x का मान ज्ञात कीजिए। तो उम्मीद है सभी को आज का टॉपिक, आज की वीडियो अच्छी लगी होगी और पसंद आई होगी। अगर टॉपिक अच्छा क्लियर हुआ है तो लाइक करें और वीडियो को शेयर करते रहे, चैनल को सब्सक्राइब करें। और आज हम लोग यहीं तक रखते हैं, धन्यवाद।